चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए। सो प्रीवियसली बेटा हमने कौन सा पढ़ा? अकाउंट्स का। किसका? अकाउंट्स का। और अकाउंट्स में जनरली हमने पढ़ा कि सर देयर इज सम रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेंटेन बाय कंपनी, है ना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। अब भैया एक बात बताओ, ये अकाउंट्स आपने सही बनाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? और अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रू एंड फेयर व्यू का। क्या होता है बेटा कॉन्सेप्ट है? ट्रू एंड फेयर व्यू का। ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू किस कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता लगेगा हमें? जब हम इसके क्या करेंगे बेटे? चेकिंग कराएंगे। और वो भी चेकिंग कौन करेगा? बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। कौन करेगा बेटा? इंडिपेंडेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपके कंपनी से कोई लेना देना ना हो, और वो इंडिपेंडेंटली एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा बेटा? चेक करेगा कि आपने अकाउंट्स एंड जो भी रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन की हुई है अकाउंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी बेटा, इसमें आपका बैलेंस शीट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट था, रेशियो में चेंज वाला स्टेटमेंट था, इक्विटी में चेंज वाला स्टेटमेंट था। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस आपने अच्छे से मेंटेन करी है, नहीं करी है? प्रॉब्लम आता है सर, हम क्या फर्क पड़ता है अगर कंपनी ने गलत भी अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं? बहुत फर्क पड़ता है भाई, पैसा कौन लगा रहा है इसमें? मेंबर्स, है ना। तो पहली बात तो मेंबर के साथ धोखा करोगे अगर गलत अकाउंट से प्रिपेयर करोगे। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ धोखा करोगे। भाई तुम अल्टीमेटली अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हो ना, तो जब एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दोगे तो उससे गवर्नमेंट के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम। जिससे सरकार को टैक्स कम हो जाएगा। सो सिचुएशन इज दैट सर, यहाँ पे मेंबर्स का बेनिफिट भी है अच्छे अकाउंट्स बनने पे, और गवर्नमेंट को भी फायदा है। ठीक है। और कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा होता है भैया, अगर उसने अच्छे अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो एक रेपुटेशन मार्केट में उसकी बिल्ड होती है। वो, और जनरली बेटा कंपनीज को कौन चला रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉय तो होते हैं एक तरीके से। हाँ। वो कंपनी का ओनर तो है नहीं, हु इज द ओनर ऑफ कंपनी? मेंबर्स। तो मेंबर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्या बनी रहे, इसलिए ऑडिट करना जरूरी है। और ये जो चेकिंग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। ठीक है। और ऑडिट को लेके बेटा यहाँ पे हमारे कुछ प्रोविजंस है। सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक। ठीक है। तो ये प्रोविजन है, अराउंड कितने सेक्शन है बेटा? ये 9। कितने सेक्शन है? 9, जो कवर होते हैं किसमें बेटा? हमारे ऑडिट को लेके। किसको लेके? ऑडिट को लेके। अच्छा सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ऑडिट के रिगार्डिंग तो सर ये हमारे बेसिक प्रोविजंस है। आपने अकाउंट्स पढ़ा था, कितने 10 सेक्शन पढ़े थे उसमें, 128 से लेके 129 तक। तो टोटल 19 सेक्शन कवर होता है बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से मैं मार्क करवाऊंगा, उनको तो भैया घोल के पी जाना भी। ठीक है, जिसका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपने 128 पढ़ा था, 129 पढ़ा था, 130 पढ़ा था, 131 पढ़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था 138। फिर उसके बाद आपने एक और सेक्शन पढ़ा था 137। ठीक है। तो ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे सेक्शन है उनको रीड आउट कर लेना। ठीक है। तो सर वही देखो क्या क्या। तो सर कहते हैं एन ऑडिटर, जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है बेटा, ऑथराइज, जिसको ऑथराइज किया गया है क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ट्रू एंड फेयर विद द स्टेट अफेयर ऑफ द कंपनी। द ऑडिटर प्रोटेक्ट करता है बिजनेस किससे बेटा? फ्रॉड से। पॉइंट आउट क्या बेटा? डिस्क्रिपेंसीज अगर कुछ हो रही है अकाउंटिंग मेथड्स में, ऑन ओकेजन ऑफ वर्क ऑफ कंसल्टेंसी बेसिस, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू स्पॉट वे बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। द ऑडिटर वर्क इन अ वेरियंस कैपेसिटीज विद इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो सर यही हम डिस्कस करेंगे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ठीक है। ऑडिटर क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को, क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसकी इंडिपेंडेंसी क्या है, कैसे उसको अपॉइंट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है। समझ में आ रहा है? जरा इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। नाउ लिसन प्लीज। देखो, एक सेक्शन में आपको कराऊंगा, सेक्शन 139। और ये सेक्शन 139 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। क्या सेक्शन है बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मतलब कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ जाएगा, ऑडिटर, क्वालिफाइड ऑडिटर कौन है बेटा सेक्शन 139 में? दैट इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, हालांकि इसके और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, बट बेसिकली मैं बात करूं तो एक आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट ही करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो सेक्शन है ना, ये बेसिकली काफी सब सेक्शंस में डिवाइड, कितने सब सेक्शन में डिवाइड है? मैं अभी आपको कुछ इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो करा रहा हूँ, फिर हम बुक में थ्योरी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो जब मैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? तो ये जो सेक्शन है ना, ये कहता है एवरी कंपनी। अब एवरी कंपनी मतलब तो भैया एवरी कंपनी हो गया। हाँ, यस, एवरी कंपनी, इसको ना अपॉइंट करना पड़ेगा। एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी क्या करेगी बेटा? अपॉइंट करेगी एंड ऑडिटर को। किसको? ऑडिटर को। कहाँ? कहाँ अपॉइंट करेगी? इन एजीएम। कहाँ अपॉइंट करेगी? एजीएम में, ठीक है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ रहा है, जो कौन है बेटा? हमारा ऑडिटर। कौन है बेटा? ऑडिटर, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो ऑडिटर है ना, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब ये कब तक कंपनी में रहेगा? तो कहता है सर आपने एजीएम अपॉइंट कर रहा है, तो ये जो अपॉइंटमेंट होगी टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम तक रहेगा। कब तक रहेगा ये? सिक्स्थ एजीएम, यानी कि सिक्स्थ एजीएम में या तो आप इस ऑडिटर को रीअपॉइंट करोगे, या तो फिर इसके स्थान पे किसी दूसरे ऑडिटर को क्या करोगे? अपॉइंट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भैया। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर सर हर कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 139 सबसेक्शन 1 ने एक कंडीशन लगा दी कि आपको क्या करना है? ऑडिटर अपॉइंट करना है। कहाँ पे? एजीएम। कहाँ पे अपॉइंट करना है? एजीएम। सुनो, जब भी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगी ना, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स उसका कंसेंट क्या करेगी? ऑब्टेन। क्या करेगी बेटा? ऑब्टेन अ कंसेंट लेटर। क्या बेटा? अ कंसेंट लेटर ऑफ एन ऑडिटर। मतलब एक ऑडिटर की आप क्या ऑब्टेन करोगे बेटा? बिना कंसेंट लेटर के आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या है समझिएगा। कंपनी ना जब ऑडिटर को अपॉइंट करती है, तो कंपनी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है बेटा? कंपनी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये फाइल करेगी फॉर्म एडीटी 1। क्या फाइल करेगी? फॉर्म एडीटी 1। और ये फॉर्म जाएगा किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। किसको जाएगा बेटा? तो ये एक तरह से ना इंटीमेशन होती है। क्या होती है? इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। यानी कि आप आरओसी को बताओगे सर हमने क्या कर लिया है? अपॉइंट कर लिया है। कौन? ऑफ एन ऑडिटर। हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, तो सर आपने एजीएम में किया था ही, ऑडिटर कहाँ अपॉइंट किया था आपने? एजीएम मेंबर ही तो करेंगे ऑडिटर अपॉइंट, डायरेक्टर थोड़ी करेंगे। हाँ। अच्छा, तो सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से। तो ये जो टाइम है ये होना चाहिए आपका कितना? विद इन 15 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको एडीटी 1 फॉर्म फाइल करके और उसी को इंटीमेट करना है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। गेटिंग माय पॉइंट?
अच्छा, इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन है या फिर एक ओवरराइडिंग सेक्शन है बेटा? एक ओवरराइडिंग सबसेक्शन है। अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एक सबसेक्शन 5 और एक आएगा हमारा सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से सिचुएशन क्या है। कह रहा सर ये तो आपने बोला। अच्छा, तुम लोगों ने ना एक सेक्शन पढ़ा था 152, क्या था वो? फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। कोई बता सकता है कैसे होती है फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट? वेट वेट वेट, तुम बताओ। नेहा। हम्म। हम्म। एमओए एमओए में लिखा होगा। उसमें लिखा नहीं होगा, क्या कहना चाह रही है बेटा? बोलो बोलो। और उसी को कौन सा नोटिस जाता है बेटा? अब इसमें याद क्या करना है? शिवानी आप बताओ। इसमें एनओए ये कौन सा नया डॉक्यूमेंट आ गया? अच्छा। कब तक? कब तक? इसका कोई टाइम है? तुम बताओ भाई। सोलानी, क्या नाम है हमारा? सोनाली। भाई, तुम बताओ अंजलि। क्या था ये? मारो ना खान। है जी। एक बार जोर से बोलो। सुना, यही टेन्योर है। क्यों नहीं मेंशन? अगर हुआ तो कान के नीचे दूंगा दो चपेट। बेटा हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते थे और सबसे पहले एमओए नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या देखते हैं? अच्छा। अब सुनो ध्यान से, मैंने यही बोला ना, तो इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। भाई मुझे एक बात बताना, डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है? तो मेंबर कहाँ अपॉइंट करे? और वैसे भी बेटा, आप जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हो या फिर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं एमओए के सब्सक्राइबर को डायरेक्टर को मानते हो, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक तो रहेंगे। इट्स अ कॉमन सेंस। या तो आर्टिकल में नाम मेंशन कर दो, तो जो आर्टिकल में नाम मेंशन कर दे वही फर्स्ट डायरेक्टर है और वही आगे भी डायरेक्टर रहते हैं। बट अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर जितने भी हैं सबको क्या मान लेंगे हम? फर्स्ट डायरेक्टर। जब तक ड्यूली डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए, और अपॉइंट कहाँ होंगे? मेंबर के द्वारा। कहाँ पे? एजीएम में। जब पहली एजीएम होगी वही तो करोगे आप। बेवकूफ लोग। अब इधर देखो ध्यान से। अब सर यहाँ पे ना दो सिचुएशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। समझ में आया क्यों पूछा मैंने आपसे फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में? क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था? फर्स्ट ऑडिटर की कहानी। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो फर्स्ट ऑडिटर की कहानी नहीं है। वो किसकी कहानी है? ऑडिटर की। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर की। ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जब फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आएगी उस समय जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। उसको लेके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। तो ये दो केसेस में डिवाइड हो जाए। कितने केसेस में डिवाइड हो जाता है? दो केसेस में डिवाइड हो जाएगा साहब।
एक होता है केस नंबर 1। क्या होता है जी? एक होता है केस नंबर, तो कहते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं जी? इन केस ऑफ, इन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलो भाई, प्राची, बताओ गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करनी, उसका मेन पर्पस गवर्नमेंट कंपनी ना। कौन से नशे में हो बेटा? एग्जाम में भी ये लिख के आ जियो। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इट कैन बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट, और इट कैन बी बोथ। यही हो ना? तो कह रहा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है? कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा, फिर कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये सुनो, बोलो यार। नहीं बोलोगे? मत बोलो। तो यहाँ सुनो, सेक्शन क्या लगेगा? यहाँ लगेगा सेक्शन 139 ऑफ कोर्स, है ना? बट कहानी चेंज किस में होगी? सबसेक्शन। तो यहाँ पे लगता है सबसेक्शन 7। क्या लगता है जी? सबसेक्शन 7। और यहाँ पे लगता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। क्या लगता है जी? सबसेक्शन 6। अच्छा सुनो भाई, कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे सबसेक्शन याद करना पड़ेगा। जैसे 152 पढ़ना पड़ेगा ना, जैसे 149 सबसेक्शन पढ़ना पड़ेगा ना। या तो कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जहाँ पे सबसेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स सबसेक्शन आल्सो डिफाइन डिफरेंट थिंग्स। जैसे ऑडिट कमिटी, उसमें विजिल मैकेनिज्म, सेक्शन 177 सबसेक्शन किस में डिफाइन है? तो आपको ये सबसेक्शन याद करने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, एनआरसी एसआरसी में भी है। ठीक है, तो सर यहाँ पे दो सिचुएशंस हो गए हमारे पास, क्या? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ, कहता है सर अगर मैं सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, और ये ओवरराइडिंग सेक्शन है दोस्त। आई मीन सबसेक्शन क्या है ये? ओवरराइड। किसके ऊपर ओवरराइड कर रहा है? सबसेक्शन 7 ओवरराइड कर रहा है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 पे। किस पे बेटा? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था? अभी पढ़ा ना ऊपर आपने, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन एजीएम। ये तो लिखा था। एंड शेल लिखा हुआ है वहां पे। क्या लिखा हुआ है? शेल। तो अगर ये ओवरराइडिंग सेक्शन नहीं होता फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5। सर ये सबसेक्शन 5 क्या है? ये सबसेक्शन 5 है, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करता है कौन बेटा? सी एंड ए जी। कौन अपॉइंट करता है? सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और एजीएम में आपने क्या पढ़ा था? एजीएम में कौन अपॉइंट कर देंगे? मेंबर्स। यानी कि अदर कंपनी में मेंबर होगा, सबसेक्शन 1 वाला चला गया, है ना? और जब मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? सीएजी अपॉइंट करेगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 180 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा उस पॉइंट को भी। अच्छा, तो इसका मतलब ये ओवरराइड सेक्शन है क्या बेटा? अभी जब ना आप नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा साहब? फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी। कौन अपॉइंट करेगा बेटा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी एंड जी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा सर, ये कितने दिन के अंदर करेगा? व्हाट इज द टाइम फ्रेम? विद इन, विद इन, अरे यार क्यों बोलते हो बीच में तुम लोग? 60 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बेटा जो मैंने आपको बताया था वो सबसेक्शन 5 था, ये सबसेक्शन 5 पढ़ रहे हो आप? उल्लू। हाँ, तो कितने दिन के अंदर अपॉइंट करोगे आप? 60 दिन। 60 दिन कहाँ से? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर अंदर आप अपॉइंट कर लोगे किसको बेटा? फर्स्ट ऑडिटर को। अच्छा सुनो, अगर ये अपॉइंट नहीं कर पाया तो, सीएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो, इफ फेल टू अपॉइंट, अब क्या होगा साहब? पावर चली जाएगी किसके पास?
बीओडी के पास। किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। किसके पास बेटा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। अगेन ऑफ कोर्स कहां से 30 डेज? फ्रॉम द फेलियर, है ना? तो फ्रॉम द फेलियर 30 दिन के अंदर अंदर बेटा आप अपॉइंट करोगे किसको? अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। किसको अपॉइंट करोगे? फर्स्ट ऑडिटर को। कितने दिन के अंदर बेटा? नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट 30 डेज का मतलब ऑब्वियस सी बात है 60 दिन के बाद। ठीक है ना? इसको हम एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है। अच्छा सुन, अगर बोर्ड भी फेल हो गए तो? सभी फेल होते जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड क्या हो गया जी? अब बताओ पावर किसके पास हो? है जी? नाउ पावर गोज टू मेंबर्स। हाँ जी। अब पावर किसके पास चली गई बेटा? मेंबर्स के पास। तो मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 डेज अगेन फ्रॉम द फेलियर, है ना? इसका मतलब सर, अच्छा कौन सी मीटिंग में करेंगे दोस्त? बाय कॉलिंग ईजीएम। किसमें अपॉइंट होंगे? एजीएम। किसमें बेटा? एजीएम में। भाई लल्लू हो, सिर्फ मैं फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करके एजीएम बोला है? तो एजीएम किस लिए होती है जनरली? ऑर्डिनरी बिजनेस को कंक्लूड करने के लिए। तो ऑर्डिनरी बिजनेस अभी अकाउंट्स बन गए तुम्हारे? अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? आप एजीएम तो तब करोगे ना जब अकाउंट्स बन चुके होंगे। हाँ, बोलो। हाँ, तो इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट कहाँ करोगे आप? एजीएम में। अच्छा सुनो, जो फर्स्ट ऑडिटर इन्होंने अपॉइंट किया है इसका टेन्योर क्या होगा? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस पर्सन? कितने साल? क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा था ना अभी, 6th एजियम तक का टेन्योर रहता है, तो इसका टेन्योर क्या रहेगा? कहते हैं टेन्योर कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एज। क्यों जानते हैं? क्योंकि फर्स्ट एजियम में फिर कौन सा सबसेक्शन फॉलो करना पड़ेगा आपको? आ गया? दिस वन। यानी कि मेंबर रिकंसिडर करेंगे इसकी अपॉइंटमेंट। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? सुनो ना ध्यान से, मैं क्या करूँ, इसकी जो अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर जो आपने अपॉइंट करा है इसका कंक्लूजन कब तक होगा? यानी कि एजियम में रिकंसिडर किया जाएगा इसको। समझ रहे हो? तो रिकंसिडर करने के लिए ऑफ कोर्स एजीएम में दोबारा से इसकी क्या होगी? अपॉइंटमेंट। और जब दोबारा अपॉइंटमेंट होगी तब इसका टेन्योर कितने साल का होगा? कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। समझ आया? कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट, प्लीज पूछो। हाउस इज ओपन फॉर द डाउट। अभी पूछ लो, बाद में फिर दिक्कत होगी, पहले बता रहा हूँ। कोई डाउट नहीं इसका? अच्छा, अब आती है किसकी बात? ओके। यानी कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मतलब बाकी सारी कंपनी आ गई इसमें, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है। तो कहते हैं सर यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? हु विल गोइंग टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कौन बेटा? बीओडी। कौन अपॉइंट करेंगे? बीओडी। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर? व्हाट इज द टाइम फ्रेम? तो कहता है जी विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से लोगे बेटा? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर लेना बेटा? अपॉइंट कर लेना किसको? ऑडिटर को। बोलो बेटे। हाँ। अच्छा सर, डायरेक्टर फेल हो गए तो? इफ बोर्ड फेल, फेल ही लिख दो ना। इफ फेल, अरे यार, इफ फेल टू अपॉइंट। अगर ये अपॉइंट करने में क्या हो जाता है बच्चे? फेल, तो बताओ इस केस में कौन करेगा? बॉस। कौन करेगा? मेंबर्स। शाबाश।
मेंबर अपॉइंट करेंगे किसको? अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। किसको अपॉइंट करेंगे? फर्स्ट ऑडिटर को। कितने दिन के अंदर? विद इन 90 डेज। कितने दिन में? 90 डेज। अगेन कहां से लोगे? फ्रॉम द फेलियर ऑफ 30 डेज। ऑफ कोर्स। क्या कॉल करेंगे? ऑफ कोर्स। क्या कॉल करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग होगी या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी? इसका टेन्योर क्या रहेगा साहब? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जो फर्स्ट एजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक ही आप डायरेक्टर और सॉरी ऑडिटर रह सकते हैं। अच्छा, उस फर्स्ट एजीएम में क्या हो, या तो हम इसी व्यक्ति को कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि हम इसके रिअपॉइंटमेंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नया ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे और इस ऑडिटर को ऑफिस खाली करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं है? अच्छा, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे जो आपने पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, यहाँ पर आपने पढ़ा था एवरी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होता है कहाँ पे? बट दिस सबसेक्शन बेसिकली नॉट फॉर गवर्नमेंट कंपनी। अब सुनो यहाँ पे, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? तो ये कहता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर मुझे सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है बेटा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, बोलो यार। हाँ, तो सर ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है ना, ये अपॉइंट करता है कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बेटा? ओके, तो सुना ध्यान से, यानी कि ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड ए जी। कौन बेटा? अच्छा, ये जो ऑडिटर है ये वाला, इट इज नॉट अ फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है मेरे पास, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। क्या बेटा? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब समझ रहे हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कहां से अपन करेंगे? विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां से 180 दिन के अंदर अंदर क्या अपॉइंट हो जाना चाहिए बेटा? ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, फ्रॉम दी, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो या पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, बात तो एक ही है ना। हाँ जी। अच्छा, इसका टेन्योर क्या रहेगा? तो कहते हैं सर, ये अपॉइंट रहेगा इसका टेन्योर कंक्लूजन ऑफ एजीएम। अब इसमें सिक्स्थ फिफ्थ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? यानी कि हर एजीएम में रिकंसिडर करोगे किसको बेटा? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो लॉ में क्या लिखा हुआ है? कंक्लूजन ऑफ एजीएम, नॉट फर्स्ट एजीएम, नॉट सिक्स्थ एजीएम, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? समझ में आया का? तो ये है बेटा सेक्शन 39, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सॉरी, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7। लिखो। अच्छा, इसको ना आप स्क्रॉल कर लेना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। स्क्रॉल करना, मैं कर ले। अब आ रहा है अपना, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ले। समझ में आया? हाउ टू अपॉइंट ऑडिटर इन कंपनी। दोनों पढ़ लिया हमने, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और इसमें लिख लेना ओवरराइडिंग सेक्शन है दोनों। किसके ऊपर? 105 पे कौन सा वाला? 7 और 6 1 पे। लिख लेना हालांकि को। सर ब्रिजेश सर की क्लास है? कितने बजे? कंफर्म है कल? मैंने पूछा था आज की क्लास है वैसे तो बोली तो मुझे लगा था कि होंगी। आज थोड़ी होती है सर की क्लास। होती है ना क्या मुझसे को नहीं होती आज क्या है आज थोड़ा सेकंड में यार आज वेंसडे है भाई। खास मतलब बोला था लेकिन उसने मैं खा भी है कल मैं क्लास ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, ठीक है? मैसेज आ जाएगा। ये वैसे क्लास होगी मेरी। तू जाके देखा घूमने के लिए नाला। और कल क्लास होगी, कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। कौन लाया कौन लाया छिलका लोग तारी हो ये जा रही है कोर्ट की तारीख पे। गई मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ कहाँ जा रहे हो पहले सही से बताओ। कहाँ जा रहे हो सही से बताओ। मूवी देखने? धुरंधर मूवी देखने? फिर? हाँ भाई। चल सकते हो, तुम्हें अपने जीजू पसंद नहीं आ रहा था। तुम्हें तो बोल रहे थे सामने। अच्छा। अब बाद में लिख लेना। सर्जिकल है ना अच्छा। तो उनको जान दो, बेचारा डिस्टर्ब क्यों करोगे बीच में, कबाब माटी बन गए। बचपन से करते हैं उसने चलिए यार, जो भी देखो जब मैं उसकी जगह होता मैं तो नहीं दिया था। तभी तो आपकी जिंदगी बनती हो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? मूवी देखने के लिए? चलो ठीक है, क्लास होगी बेटा, ठीक। फिर तो मजा आता है अरे नहीं रखेंगे, टेंशन क्या नहीं रहे। तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर दे देंगे, क्या दिक्कत? देखो क्या लिखा हुआ है। अगर वो जा रही है अपने दीदी जीजू के साथ तो उसको कैसे रोक दूं? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शेल अपॉइंट, क्या लिखा बेटा? एन इंडिविजुअल या फिर एक फर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड फर्म? फॉर्म वो ऑडिटर्स की जो फॉर्म होती और इंडिविजुअल क्या होती है? है इंडिविजुअल
मेगा कॉमन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, याद है। मेगा फर्म तो अलग है। तो फिर वही होगा, मैं तुझे नहीं बताऊँ। अच्छा देखो देखो, क्या होता है बेटा, आपने ना एक प्रोप्राइटर फर्म के बारे में पढ़ा होगा, प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा है। हाँ। और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। हाँ। क्या होती है? या फिर यू कैन ऑल्सो फॉर्म एलएलपी। बोलो लल्लू, जब मैं प्रोप्राइटर, जैसे मैं हूँ, मैं एक प्रोप्राइटर ही हूँ बेटा। क्या हूँ बेटा? यानी कि मेरे पास जो पीसीएस का लाइसेंस है वो प्रोप्राइटर का है। किसका है? मेरी फॉर्म नहीं है। आई एम इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? जहां पे आपने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रखी हो दो चार लोगों के साथ, ठीक है। जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं, दोनों कंपनी सेक्रेटरीज हैं। बेटा सीएस इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है फर्म बनाना अदर प्रोफेशनल के साथ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेगा फर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आईसीएसआई ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किया है। आईसीएसआई मना करता है अपने मेंबर्स को कि आप क्या नहीं बना सकते, मेगा फर्म नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बस सीए इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप सीएस के साथ मेगा फर्म बना सकते हो, सीएमए के साथ बना सकते हो। इवन सीएमए इंस्टीट्यूट ऑल्सो अलाउड कि आप बना सकते हो। सीएस इंस्टीट्यूट ने मना कर रखा है मेगा फर्म के कॉन्सेप्ट के लिए कि आप मेगा फर्म नहीं बना सकते हो। किसके साथ? मतलब अदर एलिड प्रोफेशनल्स के साथ। क्यों? वाई? कोई बता सकता है रीजन? अच्छी बात है मेगा फर्म बनाना, बुरी बात है? अच्छी बात अच्छी बात है, तो आईसीएसआई क्यों रोक रहा है फिर? वाई आईसीएसआई मना कर रहा है कि आप दूसरे प्रोफेशनल के साथ क्या नहीं बना सकते? तुम्हें पता है सीएस प्रोफेशन को हाईली नुकसान पहुंचेगा इस। है। तो ये तो है, कुछ कुछ भी जान। बताता हूँ देखो। क्या कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर किस केस में मैंडेटरी है? तो वो सब्जेक्ट ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉइंट होता है, छोटी मोटी कंपनीज में नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है ना, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लेते हैं। किसके लिए बेटा? उसके सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए। किसको यूज करने के लिए? सारा काम कौन कर रहा है? सी। और उसने सीएस को क्या कर लिया है? एक जस्ट नाम मात्र पार्टनर बना लिया है, और सिर्फ उसका सर्टिफिकेट क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। मतलब एक्सक्लूसिव पावर किसके पास चले जाती है? सीए के पास, ठीक है। तो इसलिए बेटा वहां पर आईसीएसआई ने बोल दिया भैया प्रोफेशनल फर्म क्रिएट नहीं कर सकते अदर प्रोफेशनल के साथ, ठीक है। आप इंडिविजुअल फर्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिविजुअली काम करो, बट किसी के एलिड काम नहीं करोगे। अदरवाइज सीएस प्रोफेशनल को यहाँ पे क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। देखो ना, अभी तुमने कहीं देखा कि देर इज थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट? नहीं एग्री हो। क्या लिखा हुआ है? even in OPC, even a small company, whatever the paid up share capital, whatever the turnover, you have to appoint chartered accountant as a। कॉरिडोर। मैंने कहा ना, ये जो सेक्शन है 139, और एक सेक्शन आपने पढ़ा था किसका बेटा, 10 और 204, ये दोनों सेक्शन सीएस प्रोफेशनल्स को डिमीन करते हैं, ठीक है। अब भाई तुम कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए कंपनी सेक्रेटरी हो तुम, ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो, तुमने कंपनी बनाई। क्या उस कंपनी को तुम अकेले चला सकते हो? उसकी फाइलिंग वगैरह कर सकते हो क्या सब कुछ अकेले? नहीं। तो तुम्हें मजबूरन किसी ना किसी सीए को पकड़ना पड़ेगा। किस लिए? ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। भाई किसको अपॉइंट करोगे तुम? ऑडिटर को? सीए को तो अपॉइंट करोगे। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी बेटा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। समझ रहे हो बात को? बोलो वो। हाँ। फायदा किसका है यहाँ पे? ये वो तुमसे सारा काम भी करवा लेगा, सब कुछ करवा लेगा, और तुम्हें तुम्हारे जो पैकेजेस है वो भी क्या हो जाएंगे? कम ही नहीं। समझ रहे हो? इसलिए मना कर दिया, मेगा फंड में कौन नहीं जाएगा भैया। तो करना अकेले। अगर तुम्हें सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना ना, आओ उसके पास। हम्म। क्या फायदा है दोस्त? क्यों सीए के पास जो आएंगे कस्टमर्स, मतलब जो, डील तुमसे करेंगे वो। तो हम भी तो होंगे पार्टनर, तो हमें भी तो। वही तो प्रॉब्लम है। पार्टनर हो तुम, नॉमिनल पार्टनर हो, सिर्फ सर्टिफिकेशन यूज करने के लिए, लीडिंग नहीं हो। कोई भी बड़ी फर्म दिखा दो मुझे जहाँ पे लीडिंग कंपनी सेक्रेटरी पार्टनर बना हो। जैसे मेरी जो फर्म है, और हम तो
पार्टनरशिप थोड़ी है, वो दोस्ती है। ऐसे चलाई। दोस्ती चला सकते, ऑब्वियस ही बात है। वो तो मेरे फ्रेंड है ना, नीले सर जो है वो मेरे फ्रेंड है। हमारे बीच में पार्टनरशिप हम तोड़ी है कोई। मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअल कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब फ्रेंडशिप के चलते हम दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। जहां पर मेरे जो काम है वो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। और अपने जो मैंने अपॉइंटमेंट कर रखी है अपने बच्चों को, मैं उनको काम देता हूँ, वो जो है उनका काम करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एज अ फ्रेंडशिप है हमारे बीच में, पार्टनरशिप हम तो आप ये दूसरी भी पार्टनर नहीं है, क्योंकि अलाउड ही नहीं लेकिन फिर हमारे एसबीआई में ये मेगाफोन क्या है? है ना। मेगा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है कि अलग अलग प्रोफेशनल मिलके, बट आईसीएसआई का स्पेशल मॉडल कहता है ना कि अलाउड नहीं है सीएस को। लिखा लिखा है कि उसमें थोड़ी लिखा मिलेगा आपको। आईसीएसआई का जब पढ़ोगे ना, फुल बुक्स मैं लेके आऊंगा जो मेरे को मिली हुई है, वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसमें पढ़ोगे आईसीएसआई ने सीएस को आदेश अलाउ किया हुआ है पार्टनरशिप बनाने के लिए। और जब तक आपका कोई फ्रेंड नहीं है सीए सीएस, तो उसके साथ कैसे प्रैक्टिस करोगे? पार्टनरशिप बनाना अलाउड नहीं है बेटा। समझ रहे हो? कह रहे तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं शादी के तो फिर पार्टनरशिप अलाउड है। ये वो तो मेरे को आपकी बात याद थी, मैं से क्या पता सर ने क्या पता सर झूठ बोल रहे हो, सर को नॉलेज ना हो। पढ़ा है क्या पता प्रकाश सर ने सही बोला हो। अच्छा देखो देखो, जरा सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन से मैं क्या कह रहा हूँ, खैर जो भी है। मैंने। एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सीएस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अच्छा वो नहीं है लेकिन सीएस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। वो किसी ना किसी सीए के भरोसे बैठा हुआ है। क्यों यार? साला हमारे मेरे मेरे मैसेज पढ़ा दूंगा तुम्हें मैं। दिखाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली अप्रोचिंग मी। दिखाओ मैंने दिखाओ। कभी किसी व्यक्ति को मैसेज ही नहीं किया, सी। कैसे करते हैं ये वाला? इसका दिखाना पढ़ लेंगे। ज्यादा ऊपर मत जाइए, ऊपर नाम देख लो पहले। नाम ये ईगो में क्यों डिवाइड है? ये कौन है? क्या? हमारे पास लीगल पावर है दोस्तों। बस चेक कर लेना। कॉन्फिडेंस नहीं है बस। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास। समझ रहे हो? क्या नहीं है? और हम कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। क्या दबे हुए? इसका प्रॉब्लम भी है, रिकग्नाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं करेगा? कैसी बात कर रहे हो? क्यों? क्या तुम सारा कंपनी लॉ संभाल लोगे? तुम कंपनी का एक सेक्शन संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो सारा काम खुद नहीं कर सकती, है ना। मैं सारा काम खुद, मैं यार क्या कर लूंगा भाई? अगर मेरे पास 10 क्लाइंट भी हैं और उन 10 क्लाइंट का मेरे पास सारा लीगल संभालना है कंपनीज का, तो यार नहीं कर सकता मैं सारा काम। तो मुझे कुछ ना कुछ काम क्या करना पड़ेगा। हाँ, छोटे लेवल पे जब तुम हो तुम कर लोगे। अब सोचो तुम्हें कंपनी का जीएसटी भी करना है, उसके अकाउंट्स भी देखने हैं, उसके लीगल्स भी देखने हैं, उसके जो अगर मान लो फैमा के कॉम्प्लायंसेस वो भी देखने हैं, उसके मनी लॉन्ड्रिंग के अगर कोई फंस रहा है वो भी देखना है, या उसको और भी लॉज में भी फंस रहा है, लेबर लॉज में फंस रहा है, तो क्या क्या देख लोगे भाई? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क के लिए वो मेरे पास ही आते हैं। क्यों? आम ऑथराइज एजेंट ऑफ ट्रेडमार्क। वो खुद नहीं कर सकते काम। करेंगे भी तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। कंपनी सेक्रेटरी, जो मेरी फ्रेंड है, मैं जिसकी बात बता रहा हूँ तो मैं, अब वो सारा काम खुद थोड़ी कर लेगी यार। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, शायद मैं तुम्हारी क्लास कैंसिल करी थी, ठीक है। उसी में मीटिंग में गया था, उसी के क्लाइंट से मिलने के लिए, हमारी डील लॉक हुई 50,000 रुपीज में। समझ रहे हो? बट उसने, वो खुद भी कंपनी सेक्रेटरी, बट उसने मुझे बुलाया कि सर आप आओ। सर तो नहीं बोला था, पर मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। आप आओ, एक क्लाइंट है उसके साथ थोड़ा बात करनी है, तो हम दोनों ने से डिस्कशन किया। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और इस गेटिंग माई वर्ड, तो उसको एक और कंपनी सेटअप करनी थी, पब्लिक कंपनी। तो उसके रिगार्डिंग सारी बातें हुई, तो जो भी उसके रूल्स वगैरह थे, तो ऐसा नहीं है। सीएस के पास कैपेसिटी बहुत है, बट कंपनी सेक्रेटरीज आर विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो ना, इसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद प्रैक्टिस कर सकती है, इसको शादी करनी है सीए से। सरकार क्यों करनी है? कंपनी सेक्रेटरी ढूंढो ना कोई। सीए से क्यों शादी करनी है तुझे? कंपनी से देखो, अपने ही प्रोफेशन पे भरोसा नहीं। वो लोग फिर घर में क्यों नहीं हो सकते?
भी हो सकते हैं भाई। बात बता ना, एक कंपनी सेक्रेटरी का सीए को जरूरत नहीं है। सीए नहीं करना पड़ेगा, मैं और भी चेक तो करेगा। क्या पता वो जॉब में हो तुम्हारा हस्बैंड। क्यों करेगा जॉब में, मैं प्रैक्टिस रिपोर्ट करेगा। अच्छा। डोमिनेंस देख रहे हो इसकी तुम। भाई सीएस ढूंढो। जब तुम्हारी वो होगी ना सीएलटीपी प्रोग्राम, जब जाओगे वहाँ किसी, बस वो मैट्रिमोनी है एक तरीके से। मेरा नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मैं गया, मुझे कोई पसंद ही नहीं है बैंक का। एक्चुअली क्या होता बताता हूँ। चले, मेरी किस्मत इतनी खराब थी, हमारा जो सीएलडीपी था, वो लड़का ना 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 ना, ये ऑनलाइन हुआ। हाँ, दोस्त तो बने, वो क्या बोलते हैं उसको, संगी नहीं बन पाई कोई। होता है सीएलडीपी में जब जाते हैं ना, और मोस्ट ऑफ पर्सन क्लासेस में, तुम अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनना, ठीक है। जब तुम सीएस बन जाओगे तुम्हारी क्या होगी, सीए बहुत सारे कुंवारे लोग मिलेंगे तुम्हें वहां। समझ रहे हो, अब मेरी मजबूरी क्या थी बेटा, ऑनलाइन। क्योंकि 2019-20 में, राइट, अब सीएलडीपी में लड़कियां तो बहुत अच्छी अच्छी थी, बट कोई महाराष्ट्र की थी, कोई नागपुर की थी, ऑनलाइन में, तो वो मैचअप नहीं हो पाया, है ना। तो अगर तुम्हारा तो होगा, तुम्हारा ऑफलाइन होगा, कौन सा कोविड आ रहा है, आई होप तुम जल्दी बन जाओ जब तक कोविड वोविड ना आए कोई। ठीक है, तो उसको सीएलडी में ढूंढना कोई बढ़िया सा पार्टनर। हाँ, तो एक ही ढूंढेगा, नहीं तुम 10 ढूंढ लेना। अरे भाई सुनो, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। क्या होता है ना बेटा, देखो अगर आप किसी और से शादी करते हो, तो वहां पे ना बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन होती है। ऐसा मान लो तुम रात के 12 बजे किसी क्लाइंट से बात करो, वो लड़का है, तो वो तो सीएस भी कर सकता है। सुनो तो सही, किसी से बात करो वो लड़का है, और मान लो कोई ऐसा दूसरे प्रोफेशन का आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वो कहीं ना कहीं उनको लगेगा ये तो 12 बजे कौन सा क्लाइंट है। बट अगर वो सेम प्रोफेशनल का पर्सन है तो उसको लगेगा नहीं भाई, क्लाइंट बड़े ही वो होते हैं, चोमू टाइप के, कभी भी कॉल कर देते हैं। एक आइडिया रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्या रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। समझ रहे हो बात को। सीए को भी तो पता होगा, तो उसके भी तो तो क्लाइंट सीए से ही कर लियो, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ, सुमित से बात करनी पड़ेगी एक बार, है। सॉरी रूबी से बात करनी पड़ेगी, रूबी से। हाँ, आपने धर्मेंद्र जी के बारे में सुना है। नहीं, हाँ, सुना है। और वो, हाँ उन्होंने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया था अपना शादी करने के लिए। से खैर जो भी है, तो देखो ध्यान से लिखे हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, सालों सारी रिकॉर्डिंग करवा दी तुमने इसकी। बोल रहे हो ना। और रिकॉर्डिंग डालूंगा, जो बच्चे देखेंगे वो तो सुनेंगे। और क्या। ओके नाउ लिसन प्लीज, ये सब तुम्हारे चक्कर में हो गए। अभी अभी क्या बोले मुझे, मैं अभी अलग कोमल से जाऊँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट क्या बेटा, इंडिविजुअल या फिर फर्म, ठीक है। किसको अपॉइंट करना है बेटा, और प्रोडक्ट। अदर देन क्या लिखा हुआ है, पता है ना, कितने दिन के अंदर। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ये फेल हो जाते तो पावर किसके पास चली जाएगी, कितने दिन के अंदर करनी है, क्या, हेल्ड करके, ईजीएम हेल्ड करके, समझे। और ये ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, फर्स्ट एजेंट, तो यही पढ़ा था आपने। हाँ, कहते हैं एवरी कंपनी फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेगी किसी इंडिविजुअल को या फिर फर्म को एज एन ऑडिटर, हु होल्ड द ऑफिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ, क्या बेटा, टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम देयर आफ्टर। ये बेटा सबसेक्शन 1 है, ठीक है, ये अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। और ये क्या था, 139 सबसेक्शन 6। सिक्स। दोनों पढ़ लिया आपने। इफ एट, क्या लिखा हुआ है, एजीएम, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है, रिअपॉइंट नहीं होता है, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही ऑफिस को क्या कर लेगा बेटा, कंटिन्यू कर लेगा, समझे, बोले। अब ये क्या लिखा हुआ है, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी कंपनी जिसको क्या क्या कंडक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी याद है आपको, ऑडिट कमेटी सेक्शन 177, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो इसकी, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, और आउटस्टैंडिंग डेट्स वगैरह 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको ऑडिट कमेटी क्या करनी पड़ती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो ऑडिट कमेटी किस लिए कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी ना, भाई तुमको किस लिए अपॉइंट किया हमने। तो जो बड़ी कंपनीज होती है, जब ऑडिट कमेटी है तो वहां पे प्रोसीजर क्लियर है कि ऑडिट कमेटी विल गोइंग टू अपॉइंट क्या बेटा,
एक्चुअली पावर तो नहीं है उसके पास अपॉइंट करने की, बट वो रिकमेंड कर सकती है। पावर अल्टीमेट किसके पास है बेटा? डायरेक्टर या फिर मेंबर के पास, है ना? बट रिकमेंडेशन आ सकती है किससे बेटा? क्योंकि डायरेक्टर्स ने ही ऑडिट कमेटी को अपनी पावर डेलीगेट की हुई है। मैं आपने, हाँ तो देखो, इन केस ऑफ कंपनी जिसको रिक्वायर्ड है क्या करना बेटा? कॉन्स्टिट्यूट करना ऑडिट कमेटी। तो कहते हैं सच कमेटी इन केस वेयर द कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन बेटा? बोर्ड ऑफ कोर्स। जहां पे कमेटी नहीं है वहां पे बोर्ड। ओके। सेल कंसीडर क्या बेटा? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल या फिर फर्म प्रपोज टू बी कंसीडर फॉर क्या बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ एज ऑडिटर वेदर सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर क्या बेटा? commensurate with size of the requirement of the company, समझे? हाँ, while considering the appointment of auditor, audit committee या फिर board, इन के एज द केस में भी, मतलब ऑडिट कमेटी जहां पर ऑडिट कमेटी है, जहां पर ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे कौन बेटा? बोर्ड। शेल कंसीडर एनी पेंडिंग क्या बेटा? proceeding relating to the professional matter of conduct against the proposed auditor before ICA और any competent authority या फिर कोर्ट। मतलब ये देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग तो आपके ऊपर नहीं चल रही है आईसीए के पास। समटाइम क्या होता है बेटा? आईसीए खुद ही अपने मेंबर्स को मिसकंडक्ट में शामिल देखता है तो वो डिबार्ड कर देता है प्रैक्टिस से, या फिर कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल वगैरह में चल रहा है तो वो फर्दर दे मे कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज ऑडिटर एज डीम्ड। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले इंस्टीट्यूट से क्या करोगे बेटा? कंसिडर करोगे। कहते हैं जहां पे कंपनी ने ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है तो कमेटी शेल रिकमेंड करेगी नेम ऑफ क्या बेटा? इंडिविजुअल या फिर फर्म जिसको हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, किसके द्वारा? डायरेक्टर्स के द्वारा। कंसिडरेशन एंड इन अदर केस द बोर्ड शेल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडिविजुअल या फिर फर्म एज एन ऑडिटर टू मेंबर इन एजीएम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन किसको देगी? बोर्ड को। बोर्ड रिकमेंड किसको करेगा? मेंबर्स को। मेंबर फाइनली क्या करेंगे बेटा? उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इफ बोर्ड एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ किसके बेटा? ये फर्दर रिकमेंड करेगा ऑफ कोर्स ऑडिटर को, किसको? मेंबर। और एजीएम में इट शैल बी बैक टू द क्या बेटा? रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी टू रिकंसिडर द साइटिंग रीजन फॉर द डिसएग्रीमेंट। अगर कोई डिसएग्रीमेंट आपका है तो आप कमेटी को बताओगे, बोलोगे भाई ये हमारी डिसएग्रीमेंट है इसलिए हम इनको अपॉइंट करना नहीं चाहते हैं, तो ऑडिट कमेटी वापस उसको क्या करेगी बेटा? रिकंसिडर करेगी। तो देखो, thereafter, if audit committee decide not to reconsider क्या बेटा? Original recommendation, then the board shall record the reason of disagreement with audit committee and send to the own recommendation for consideration to the member in AGM, और उसके बाद मेंबर बेटा जो भी देखेंगे उसके अपॉइंटमेंट कर देंगे। ठीक है, ऑडिटर से अपॉइंटेड एजीएम में जो अपॉइंट हुआ है वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ क्या बेटा? सिक्स्थ एजीएम, यानी कि छठी एजीएम तक, यानी कि 5 साल का टेन्योर होता है। कितने साल का टेन्योर होता है बच्चे? सबसेक्शन 1 डन हम्म। है ना? एक बार बस रीड आउट कर लेते हैं। देखो, कहता है सबसे पहले आप क्या लोगे? रिटर्न कंसेंट, किससे? ऑडिटर्स मस्ट बी टेकन बिफोर अपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स ये बताया था मैंने आपको। हाँ, ऑडिटर अपॉइंटमेंट शैल बी सबमिट टू द सर्टिफिकेट। अब देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल या फिर फर्म जो एलिजिबल है किसके लिए? अपॉइंटमेंट, और जो डिस्क्वालीफाई नहीं है किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से एंड रूल एंड गाइडलाइन जो भी उसमें बनी हुई है। क्या लिखा हुआ है? प्रपोज अपॉइंटमेंट एज पर टर्म्स होनी चाहिए एक्ट के हिसाब से। प्रपोज अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट होना चाहिए बेटा। एक ना, जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऑडिटर कितनी कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है? जैसे आपने पढ़ा था ना, डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? सेक्शन याद है? 165। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा था मैक्सिमम 20 कंपनीज में आप क्या बन सकते हो बड़ा? डायरेक्टर, जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती हैं, 20 की 20 प्राइवेट हो सकती हैं, राइट? वो देखेंगे सिचुएशन क्या, तो वैसी है ना, ऑडिटर की भी लिमिटेशन है क्या बेटा? अभी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑडिटर की भी लिमिटेशन है क्या अपॉइंट होने की बेटा? ऑडिटर। ऑब्वियस सी बात है ना, आप 1000 कंपनी की ऑडिट थोड़ी कर सकते हो एक टाइम पे, आपके भी तो लिमिटेशन होंगे। हाँ, अच्छा अभी क्या लिखा हो, देखो, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, अगर कोई अगेंस्ट उसके कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसकी लिस्ट वगैरह भी आप इसमें दोगे, या जो भी पर्सनल मिसकंडक्ट वगैरह वगैरह सब कुछ हमें सबमिट करोगे। अच्छा एक और चीज, ये तो देखो, एक सेक्शन है 140, और जमा के चल के आपको बताऊंगा। ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो इंडिकेट करेगा वेदर ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ क्या बेटा? हालांकि इस सेक्शन 141 का मिसयूज बहुत होता है प्रैक्टिकल लाइफ। कैसे बताता हूँ, ये सेक्शन कहता है कि जो ऑडिटर है ना, वो कंपनी को पर्सनलाइज सर्विसेज नहीं दे सकता। मतलब ऑडिट के अलावा कोई और सर्विस नहीं दे, जैसे उसके अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम खुद ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तुम खुद ही ऑडिट कर रहे हो। अकाउंट मेंटेन कौन करेगी बेटा? कंपनी में जो सीए वगैरह होगा या ऑडिटर होगा या अकाउंटेंट जो भी अपने अपॉइंट करेगा होगा, सॉरी ऑडिटर कह रहा हूँ। ऑडिट करने के पावर सिर्फ किसके पास है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पास। किसके पास? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पास, है ना? अब सोचो तुम ही अकाउंट्स बना रहे हो, तो सेक्शन 141 कुछ सर्विसेज बताता है जो सीए या ऑडिटर है
वो कंपनी को प्रोवाइड नहीं नहीं है। कर सकता। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मिसयूज होता है सेक्शन का, ठीक है। आगे देखो, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कौन से फॉर्म में, एडीटी वन में, बता दिया था ये कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। सबसेक्शन 5 करा चुका हूँ, सबसेक्शन 7 करा चुका हूँ। तो बेटा इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसको जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। तो देख भी लो, रेफरेंस देता हूँ। फर्स्ट ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर अंदर। अगर ये फेल हो गया तो पावर किसके पास चलेगी, कोर्ट, कितने दिन के अंदर। अगर ये फेल हो गया तो फिर मेंबर के पास पावर आ गई। हाँ, और मेंबर 60 दिन के अंदर करेगी, कहाँ पे, ईच। बताया था ये भाई। हाँ। अच्छा, टिल द कंक्लूजन ऑफ कब तक रहेगा ये, फर्स्ट एजेंट तक। अगर एग्जिस्टिंग है तो, अच्छा सॉरी, सब्सिक्वेंट के केस में कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी। कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिन के अंदर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और इसकी अपॉइंटमेंट कब तक रहेगी बेटा, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजी, जो अगली एग्जाम आने वाली है उस तक इसकी कंक्लूजन भेजने वाला है। समझ में आया। ये खत्म हो गया हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है रोटेशन का। किसका बेटा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ना, पहले बात बता दूं, हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस करते एक सिस्टम ऑफ क्या बेटा, limitations of auditor under section 139 subsection 2 and rule 5 which are applicable। रुक जाओ नालायक को, लिखने में लगे हुए, सुनो पहले तो ध्यान से। आपने ना रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में पढ़ा हो, सेक्शन क्या है, किसको याद है, बस एक ही स्टूडेंट। 111111 152 सबसेक्शन 6 रोटेशनल डायरेक्टर, प्रोविजन याद है उसके, किसको किसको याद है। वैभव तो मेरे हाथों मार वार खा जाएगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ बता। हम्म। बस इतना ही है। हाँ जी। मतलब टू थर्ड लाइबल होते रिटायर होने के, वन थर्ड रिटायर होते एक्चुअली में। तो दैट लाइबल टू रिटायर्ड है, या रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशन, अरे कोई ना। वही नहीं बेटा। अच्छा, आर्टिकल कैन प्रोवाइड हायर नंबर, आर्टिकल। तो ये पूरा बोलो ना। एओए चाहे तो सारे डायरेक्टर्स को क्या बना सकता है, रोटेशनल डायरेक्टर्स। बट अगर एओए साइलेंट है तब सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 देखोगे, जहां पे टू थर्ड, कम से कम टू थर्ड लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स होंगे क्या, रोटेशनल डायरेक्टर्स। और जिसमें से वन थर्ड आर लाइबल फॉर रिटायर्ड। और रिटायर्ड कौन होगा, हु होल्ड द लॉन्गेस्ट पोस्ट इन द कंपनी। सुनो, अब वही कॉन्सेप्ट किस सिचुएशन में है, ऑडिटर कह रहा जी, एक ऑडिटर हर बार आपकी कंपनी में ऑडिटर नहीं रहेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पहले वो देखो भैया, सारे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। किसके ऊपर, मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा, क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिखा है क्या, क्या लिखा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा कह रहा है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड तीसरा, ऑल कंपनी, क्या लिखा हुआ है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट इन वन, वन मतलब ये, या फिर बी। यानी कि सुनो, ये दोनों ही कंपनी को कवर कर लिया है, प्राइवेट को भी और पब्लिक को। कह रहा है वो सारी कंपनियां जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है या 10 करोड़ से कम है, बट उसकी जो पब्लिक बोरोविंग है किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से, या उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है, कौन सा वाला, पब्लिक वाला, नॉट प्राइवेट वाला भैया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेंबर से भी तो एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा है ये। और वो कितनी है साहब, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 वुड बी अप्लाइड। सुनो ध्यान से, सवाल ही नहीं है। अमन की याद दिलाऊं, अमन की याद सर,
अमन की आशा। तो गलत सुनेंगे रिकॉर्डिंग में चलेगी। हाँ तो तुम्हारे भैया तुम्हारे भैया भाई वो वाला ही इंसान है। सेटिस्फेक्शन तो मिला होगा उसको कल रुला के तुम्हें। क्या लिखा है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई है इसमें? रूल 5। ठीक है। सुनो ध्यान से। अभी रोटेशन वाला जो है वो अप्लाई है क्लास ऑफ कंपनीज में। क्या बेटा? क्लास ऑफ कंपनीज में। ठीक है। भाई कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी। प्राची, व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं है। कहाँ? या तो लिस्टेड कंपनी में ना तो हम पेड देखने वाले हैं और ना टर्नओवर देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो। दूसरा हम देखेंगे क्या बेटा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? इसका मानसिक थोड़ा हिल जाता है इसलिए सब पूछना जरूरी है। ठीक है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है प्राची? 100 करोड़ या उससे ज्यादा? अच्छा 10 करोड़ था क्या? ओ माय गॉड। ठीक है। अच्छा तीसरा, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। एवरी प्राइवेट कंपनी। वैसे नॉर्मली प्राइवेट कंपनी तो अनलिस्टेड ही होती है। कुछ केसेस में लिस्टेड हो सकती है बेटा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ है उससे ज्यादा? अच्छा 50 करोड़ है क्या? ओ माय गॉड, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? अब सुनो। चुप है। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन बेटा? या फिर प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है बिलो, क्या बेटा? या तो 10 करोड़ या तो 50 करोड़। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ? बोल बोल बेटा बोल। टर्नओवर नहीं पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम नहीं है बस पब्लिक कंपनी प्राइवेट तो तो स्मॉल कंपनी लाइक लिमिटेड डेवलपमेंट 10 करोड़ कहाँ है प्राइवेट कंपनी के लिए? ये हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ओ ये 10 करोड़, ये तो पब्लिक कंपनी की लिमिट है ना। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी थोड़ी होती है। अच्छा तो ऐसा अलग है क्या रिस्पेक्टिवली होता है ना। पढ़े लिखे हो आप? नहीं कॉमन सेंस है नहीं है, बताओ। एक बात बताओ, मैंने पहले क्या लिखा है? ऑफ कोर्स ये किसके लिए होगा? दूसरी मैंने क्या लिखा है? फिर अब यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखो अलग से। हाँ ठीक है। इन कंपनीज की अगर तीन चीजें देखूंगा सर, तीन या दो। पहला, पब्लिक बोरोविंग। क्या बेटा? पब्लिक बोरोविंग फ्रॉम एफ आईज, पी एफ आईज, या फिर बैंक, है जी, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स। अब तुम बोलोगे सर पब्लिक डिपॉजिट तो प्राइवेट कंपनी कर ही नहीं सकती है। हाँ तो इन दोनों में से कोई एक देख लोगे ना। पब्लिक बोरोविंग तो कर ही सकती है बैंक से। नहीं आया समझ में? हाँ। इस केस में अमाउंट कितना बोला है? 50 करोड़ और मोर या फिर एक्सीडिंग 50 करोड़? हाँ याद रखना, क्योंकि कंडीशन देखो भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एक्सीडिंग 50 करोड़, एक्सीडिंग 100 का, और 100 करोड़ और मोर दोनों डिफरेंस है। याद रखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 50 CR और मोर, है ना। तो इनकम रिस्पेक्टिव फर्क नहीं पड़ता आपकी पेड शेयर कैपिटल कितनी है, बट अगर आपकी बोरोविंग इतनी है तो भैया आपको रोटेशन ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको पता है कोई कोई स्मॉल कंपनीज में भी इसमें कवरेज हो जाएगी। स्मॉल कंपनी क्या कवर हो जाएगी? हाँ। आज के डेट में 10 करोड़ से कम वाली पेड शेयर कैपिटल की सारी क्या है? स्मॉल कंपनी तो है प्राइवेट वाली। समझ आ रहा है? नहीं, नहीं, उसको भी जस्टिफिकेशन भी तो करना ही है। नहीं वो समाज में गलत साबित हो जाएगी ना, जस्टिफाई भी तो करना है। समाज में
याद रखना, जो समाज को देख के जीता है ना, वो बहुत टेंशन में जीता है लाइफ में। समझ रहे हो? वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या, मैं फेल हो गई तो वो क्या सोचेगा। फेल हो गई। क्या होगा? हाँ, होगा होगा। दिसंबर। देखो, आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहा कर। एक्चुअली हम तो चाहते नहीं है, है ना? कोई चाहता हो फेल हो? फिर मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी रैंक आए, बट रैंक वाले तुम पढ़ नहीं रहे, खासकर ये नालायक शीतल शिवानी है। पूछो कुछ। कुछ लोगों को क्लास छोड़ के घूमने जाना है। कुछ नहीं बताया। ये लोग बिना बताए चले जाते हैं, तो वो अच्छा होता है, लेकिन ये बताने नहीं, लेकिन लड़के इन्फॉर्म करके बता जाते हैं। भाई, जो कल तुम्हारी क्लास छोटी है, कैसे करोगे उसको? हम्म। नहीं, मैं, मेरी क्लास छोटी है ना। नालायक। कह रहे थे मैं यूट्यूब से कर लेगा। इसको क्या बचा रही? मारो मारो उसको, मारो, कैसे गिरा था? चलो फिर मारूंगी। ऐसे बोलो कुछ नहीं, बेइज्जती करो उसकी। मेंटली लुनेटिक पर्सन। स्क्रॉल कर दो सर, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा आपका। सॉरी, एज अ जस्टिफिकेशन है थोड़ा। सॉरी। भड़काऊं प्राची को? क्या ही भड़काओगे? आपने मार मारी लगवा रखी है हमें। चलो प्लीज सर, नालायक। और भैया का पेपर है। देखते हैं कैसा पेपर आता है। वैसे दिसंबर में थोड़ा ना, सॉरी, टफ पेपर आता है कम मिला। जून में इजी आता है। पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है जनरली। चादर पेपर में गारंटी बात। सीरियसली, तुम ऐसी गर्मी में पेपर दोगे ना भाई साहब, सड़ी हुई गर्मी में। पेपर होते ही जून में हैं। जून वो भी स्टार्टिंग में होंगे, और सबसे ज्यादा गर्मी जून में होती है। और दिसंबर में पेपर ऐसे टाइम पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। या तो बच्चा गर्मी में मर जाएगा, या तो बच्चा ठंड में मर जाएगा, यही हो सकता है। हाँ, इसे हालांकि सही है। सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है, मोटे मोटे कपड़े पहन लो चले जाओ। गर्मियों में तो बहुत बेकार। और वहाँ कौन से एसी में बैठते हो तुम जाके वहाँ? पानी छोड़ दीजिए। नहीं, पानी मिलता है। अब अच्छी जगह सेंटर पड़ेगा, दिल्ली में तो मिलता है पानी के, वो मिलते हैं ग्लासेस आते हैं। हमारे यहाँ मेरे यहाँ सब है। क्या? हाँ, पानी मिलता है। कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा होगा ना तुम्हारा सेंटर। और मेरा भाई उसका कॉलेज का कैंपस का होता है। जी, चलो नहीं नहीं, अगर फरीदाबाद सेंटर डालोगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ पे। बेच। फरीदाबाद सेंटर में नहीं मिलता। मेरा प्लीज वही। दिल्ली वाले सेंटर, कई फरीदाबाद है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। उधर फरीदाबाद में नहीं है। बट दिल्ली में ना अच्छे सेंटर पड़ते हैं आईसीएसआई के, पानी वानी भी मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता जब सोल वाले पूछ रहे थे, नहीं नहीं होगा। है। बस फरीदाबाद में मुश्किल है तो वहाँ पे। शाम से मैं भी डरे हमारे कुछ नहीं बोल रही, किसी को भी, कोई कहीं भी डरा है, कभी कभी नहीं होंगी यहाँ से, हमें सब क्या है?
कॉलेज में कौन डांटता बच्चों को? कौन डांटता? नहीं डांट देते हैं इतना। देखो दोस्तों, ये आई थिंक मेरे को समझ में आ गया होगा आप लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल ऑडिटर शेल नॉट अप्लाई, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी, मतलब समझो 1% कंपनी के ऊपर और स्मॉल कंपनीज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा सुनना, तो फिर ये वाला जो केस है, दिस वन, ये 50। क्या ये एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो गया स्मॉल कंपनी? तो स्मॉल कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, आगे देखो। कहते हैं ऑल कंपनी मेंशन अबव शेल नॉट अपॉइंट या रीअपॉइंट कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर्स को। फिर लिखो मत यार, ये तो सुनना ध्यान। यानी कि जो भैया आपने कंपनी पढ़ी ना, इनके ऊपर क्या बोल रहा है ये, ना तो आप अपॉइंट कर सकते हो, ना ही रीअपॉइंट कर सकते हो किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी मोर देन कितने टर्म के लिए? एक टर्म के लिए। यानी कि एक टर्म का मतलब 5 साल का। एक टर्म के लिए कितना होता है बेटा? 5 साल तक, ठीक है। कहते हैं इंडिविजुअल ऑडिटर हु कंप्लीट हिज 5 consecutive years, यानी एक टर्म कंप्लीट कर लिया, शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। मतलब सुनो, यानी कि अगर आपने एक 5 साल का अपॉइंटमेंट टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, फिर आप फर्दर 5 साल के लिए क्या नहीं हो बेटा, अपॉइंटमेंट नहीं होगी। मतलब सिर्फ एक ही टाइम आप क्या हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। समझ में आया? ये होगा इंडिविजुअल फर्म के लिए। इंडिविजुअल मतलब वही प्रोप्राइटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आगे देखो, कंपनी मेंशन अब क्या लिखा हुआ है, शेल नॉट अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट एज एन ऑडिट फर्म। आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट फर्म की, ठीक है। एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि इसमें क्या था, 1 टर्म। इसमें कितना है, 2 टर्म्स। और एक टर्म कितने साल का होगा? 5 साल का। तो ऑफकोर्स कितने साल होगा बेटा? अच्छा, कहते हैं ऑडिट फर्म विच कंप्लीटेड 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दोबारा आप अपॉइंट नहीं हो सकते। यानी कि इंडिविजुअल के केस में एक टर्म है 5 साल का, और अगर मैं फर्म की बात करूं तो 2 टर्म है। यानी कि 5 साल का एक टर्म होता है तो 10 साल का अपॉइंटमेंट हो गया। और उसके बाद फर्दर 5 ईयर के लिए आप क्या हो बेटा, कूलिंग ऑफ पीरियड में रहना पड़ेगा। किसमें रहना पड़ेगा? यानी कि आपके अपॉइंटमेंट पॉसिबल। लिखवा दूं? हाँ। लिखवा देता हूँ, देखो। आएगा ना, अरे बोला था सबर नहीं, सबर है कि नहीं? अब सबर करो थोड़ा। इधर देखो, टेन्योर ओ, क्या बेटा, ऑडिटर। ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिकली किसके लिए? टेन्योर के लिए ना, तभी तो रोटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, तो 2 केसेस है बेटा। कितने केसेस हैं? केस, ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर, जो रूल 5 में कवर्ड है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो केस 1 में कह रहा है सर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर। कौन बेटा? इंडिविजुअल ऑडिटर। अगर कौन है? इंडिविजुअल ऑडिटर बनना। अच्छा, दूसरा, इन केस ऑफ ऑडिटर फर्म। कौन जी? ऑडिटर फर्म, ठीक है। बोलो। तो कह रहा भैया आप ना सिर्फ अपॉइंट हो सकते हो, ओनली अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट। भाई 5 साल के बाद जब कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट होगा फिर रिअपॉइंट भी तो हो सकता है ये। ओनली अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट फॉर 1 टर्म के लिए। कितने टर्म के लिए? और ये एक टर्म कितना होता है? 5 साल। जब 5 साल ट्रिम करके कर सकते हैं या कॉन्सिक्वेंटली होने चाहिए? कंजिक्यूटिव, सॉरी, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं मैं 2 साल अभी कर ली, फिर 2 साल बाद में कर ली, फिर 1 साल बाद में कर लिया, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूअली कितना होना चाहिए बेटा? 5 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको एक तरीके से कूलिंग ऑफ पीरियड सर्वाइव करना पड़ेगा। हाँ। कूलिंग ऑफ पीरियड कितना साल का? यानी कि 5 साल तक आप ना तो अपॉइंट हो सकते हो, ना ही रीअपॉइंट हो सकते हो। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? इंडिविजुअल किसकी? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी, फर्म की। तो कहते हैं ओनली अपॉइंट हो सकता है, या जब कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट कर लेगा तो क्या हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। फॉर कितने टर्म के लिए? 2 टर्म के लिए। कितने टर्म के लिए? और 2 टर्म में एक टर्म कितना होगा आपका? 5 साल का। हाँ जी। तो एक टर्म आपका कितना हो गया? 5 consecutive ईयर का। तो 2 साल मतलब 2 टर्म मतलब 10 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको फिर कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा।
यानी कि इस दौरान ना तो आप कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो एज एन ऑडिटर, ना ही रीअपॉइंट हो सकते हो। समझ में आया? बोलो बच्चों। चलो लिख लो इसको। अगला एग्जाम कब है तुम्हारा कॉलेज का? इसको तो नहीं है ना? इसको टैक्स की पहली क्लास है। टैक्स बताऊंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाएंगे आपको टैक्स। मुझे सरप्राइज है आपके लिए। नाम नाम लिख दिया तो क्या होगा? अच्छा, मॉड्यूल लेके आना मैंडेटरी है टैक्स के लिए। ठीक है, आईसीएसआई का मॉड्यूल लेके आना। ठीक है, वो मॉड्यूल से ही पढ़ाता है। उनका मानना है कि मैं मॉड्यूल से ही कवर करूंगा बच्चों को। ठीक है भाई। क्या? बेटा ये तो उसी दिन आपको पता लगेगा, बट जहां तक मुझे लगता है कि यू विल सेटिस्फाई विद दिस। सोनाली तो प्रकाश के घर जाके पढ़ लेगी टैक्स। बाकी तुम लोग की फिक्र है मुझे थोड़ा। ये तो कवर कर लेगी। नहीं, उन्होंने पढ़ाया पहले ही बच्चों को, अंशु वगैरह को घर पे तो पढ़ाते थे वो। अंशु मैम, अंशु मैम को, मंजू जी को, और एक आरती जी को। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सर जा सकते हो डाउट वगैरह पूछने के लिए। प्रॉब्लम क्या है उसको? प्रकाश सर के घर। आइडिया भी तोड़ दूंगा अगर वो गया भी तो। ठीक है। वन सा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वैसे तुम टेंशन ना लो, टैक्स बहुत अच्छा बनाते हैं सर। ठीक है, इनफैक्ट मैंने ना अगर एक साल के बाद पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा वैसे। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर टीम फ्रेम करे तो मैं बताता हूँ ऐसे ही। कुछ हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है, हम लोग एक टीम फ्रेम कर रहे हैं, जो अब सीए सीएस का ना बिल्कुल सेपरेट ही कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, एक अलग से इंस्टीट्यूट सेटअप करके जहाँ पे सीए की टीम अलग होगी, सीएस की टीम अलग होगी। ठीक है, जिसमें उसमें क्या होगा ना बेटा, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी जैसे अभी आई है ना फिक्स को लेके। क्योंकि यार इसमें ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चा फिर कहीं ना कहीं फिर ना वो इंस्टीट्यूट के ऊपर बात आ जाती है। तो सोचो अगर मेरे पास अगर कोई नोन पर्सन नहीं होते, वो भी अच्छे फैकल्टी नहीं होते, तुम्हारा तो नुकसान हो जाता ना। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार आपको पढ़ाना। ठीक है, बट कुछ लोग इरेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस मामले में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो तो इसलिए एक टीम हम बना रहे हैं प्रॉपर, जिसमें इस आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, वहाँ के भी जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक प्रॉपर आई होप सो कि एक सक्सेस हो। अभी तो सिर्फ एक बात चल रही है इसके ऊपर। क्योंकि बेटा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इस बच्चे को ना भरोसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि यहाँ पे हमें कंप्लीट करा पाएंगे, और बात भी सही है। अगर ऐसा होगा तो कहाँ भरोसा होगा? कोई भी नहीं करेगा भरोसा। और तुम लोग भी नहीं करते अगर मैं नहीं होता यहाँ पे तो। है ना? तो दैट्स वाई कि ऐसी प्रॉब्लम कल को ना हो। फिर यहाँ पे ना बहुत बच्चा है सीए सीएस पढ़ने वाला, और वो बेचारा मजबूरी में कहाँ जा रहा है, लक्ष्मी नगर। तो हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म यहाँ डेवलप हो कि बच्चा, और पता हूँ फैकल्टी बहुत अच्छे हैं भाई, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, लक्ष्मी नगर जाओ, आप कमरे लो पढ़ो।
कुछ फैकल्टीज को छोड़ के आपको ना यहाँ से बेटर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, कुछ फैकल्टी को छोड़ के। ठीक है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर क्राउड ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही प्रॉब्लम कि फैकल्टीज का एक प्रॉपर विजन क्लियर नहीं, जिसकी वजह से फिर मुझे नुकसान होता है। तो मैं अपना दर्द कभी सुनाऊंगा तुम, ये लिखा तुम लोगों ने। हाँ बट तो डोंट वरी बेटा, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वो मेरी तरह ही क्लासेस लेने गए ना, 2-2 घंटे, मतलब 12-12 घंटे पढ़ाने होते हैं यार। हाँ, तुम बोलोगे तो करवा दूंगा, और करवा दूंगा, कोई दिक्कत। लैपटॉप से कराना है, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग से फायदा तो मिलता है वैसे रिविजन में, है ना। तो ये प्रॉब्लम है दोस्त, क्या करें। बट हाँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तुम टेंशन ना लेना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या बेटा, नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स टू अदर ऑडिट फर्म। सुनो ना, जैसे मान लो आपने अंजलि ने, प्राची ने, या फिर स्नेहा, क्या नाम है तुम्हारा, नेहा, ये तीन मान लो एक फर्म बनाया इन्होंने, दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हमें। ठीक है। अब इनको मैंने अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया एज एन ऑडिटर। ठीक है। अब ये 10 साल तक इनका टेन्योर चला, उसके बाद दे क्रिएट अनदर फर्म। मान लो अंजलि ने, सोनाली ने, और किसने, शीतल ने मिलकर एक फर्म बनाया। अब ये नई फर्म बनाई, ऑफ कोर्स ये कंपनी में अपॉइंट होना चाह रहे हैं एज एन ऑडिटर। अब सुनो, क्या अंजलि इज अ कॉमन पार्टनर? तो ये फर्म अलाउड नहीं होगी, मतलब कॉमन पार्टनर्स भी नहीं होने चाहिए, मतलब सारा का सारा सिस्टम क्या हो बेटा, सेपरेट। ठीक है ना, वही कह रहे हैं। whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor in the same company for the period of, समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये वाला लिखवा दूं? यार इसमें नोट पॉइंट लिख लो, चलो इसमें नोट पॉइंट लिख लो। if a firm if a firm complete the tenure complete the tenure as specified, tenure tenure नालायक, as specified, ठीक है, comma, and new firm which is appointed by company which is appointed by company as a auditor as an auditor must not have a common partners, must not have common partners, पार्टनर या पार्टनर्स, क्या नहीं होने चाहिए बच्चे? ऐसे तो भैया तुम ऐसे जितने मर्जी फॉर्म बना लो, फॉर्म बनाने में कितना टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें पार्टनर होंगे, सेम पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, द राइट ऑफ कंपनी होज नेम क्या हो चुका है, सॉरी, राइट ऑफ कंपनी, कंपनी के पास अधिकार है वो रिमूव कर सकते हैं क्या बेटा, ऑडिटर को। और राइट टू ऑडिटर, ऑडिटर के पास भी राइट है क्या करने का बेटा, रेजिग्नेशन देने का। और सच ऑफिस ऑफ कंपनी इज अफेक्टेड बाय सब सेक्शन, कहते हैं 10 ऑडिटर कैन रिजाइन और रिमूव बाय शेयर होल्डर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म डिस्कस अबव, जो एलएलपी एक्ट इनकॉर्पोरेट एक्सेट्रा। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया? क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, देखो क्या लिखा, मेंबर ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग पासिंग रेजोल्यूशन। देखो, इन ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेड सच इंटरवल एज रिजोल्व्ड बाय द मेंबर। मतलब सुनो, मान लो अगर रोटेशन वाले प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो मेंबर बेटा रेजोल्यूशन पास करके कुछ स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे आपको पार्टनर रोटेट करने पड़े, रेजोल्यूशन पास करके क्या करने पड़ेंगे बेटा, मान लो हमने 10 साल के लिए अपॉइंट किया है, बट आपको ना पार्टनर्स चेंज करने पड़ेंगे अपनी फर्म में, क्या करने पड़ेंगे? ये प्रोविजन बना रही है किसने बेटा, मेंबर्स ने, सेम पार्टनर्स वो पूरे 10 साल तक नहीं चाहते, ये भी अलाउड है, कर सकते हैं। ऑडिट शेल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, और ये भी बोल सकते हैं कि ऑडिट जो होगी वो एक व्यक्ति नहीं करेगा, क्या कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशंस में पुट डाउन कर सकते हैं कौन बेटा, मेंबर्स। कौन बेटा? मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके। समझ में आएगी नहीं? कोई भी रेजोल्यूशन। अरे यार obvious सी बात है, रेजोल्यूशन बोला है तो या तो ऐसा होगा या तो वार होगा, है ना। आया कि नहीं आया? अच्छा, आगे देखो क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म।
तो देखो क्या लिखा हुआ है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, एक्सपायरी ऑफ ऑडिटर टर्म्स, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, रिक्वायर्ड, मतलब जो बेसिक प्रोसीजर अपने ऊपर पड़ा था वो सेम ही है बेटा इस केस में भी। मतलब वही ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर सकती है, फिर बोर्ड रिकमेंड कर सकता है वगैरह वगैरह। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं एट एनी एजीएम जो रिटायरिंग ऑडिटर है शैल बी रीअपॉइंट हो सकता है कंपनी में एज एन ऑडिटर एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। पहला, भाई वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, मतलब क्वालिफाइड नहीं है, भैया रीअपॉइंट नहीं होगा। दूसरा, वो अपनी नोटिस अपनी कंसर्न दे रहा है, कह रहा है भैया मैं नहीं बन सकता कंपनी में, ऑन में शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है बेटा, या फिर मेंबर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया कि इस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेंगे, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, तो भी भैया क्या नहीं होगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, मान लो अंजलि ऑडिटर थी, शेयर होल्डर ने प्राची को एज ऑडिटर बना दिया, तो अंजलि ऑटोमेटिकली क्या हो गया भाई, रिटायर्ड हो गए भैया, आपको रीअपॉइंट हम नहीं करेंगे। तो तीन केस है, पहले पहला डिस्क्वालीफाई हो गए हो, दूसरा आप खुद की अनविलिंग में शो करो भी हम कंपनी में ऑडिटर नहीं बनना चाहते हैं, तो तीसरा बेटा, या तो एसआर किसी और के लिए पास कर दिया है कंपनी ने, तो उस केस में भी क्या नहीं होगा बेटा, ऑडिटर आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, समझे। अच्छा सुनो ना, जब कंपनी में ऑडिटर रेजिग्नेशन दे देगा, जब उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो क्या आरओसी को हम बताएंगे, इंटीमेशन करेंगे। अच्छा, अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन कितने में जाती है, कौन से फॉर्म में जाती है, एडीटी 1 में, तो इसके लिए एडीटी 3 आपको फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।